न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आज न्यूज नाइट में बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा, सियासी रणनीति और कानूनी मोर्चे पर तेजी से बदलते तमाम घटनाक्रमों की, क्योंकि देश में सुरक्षा ढांचा मजबूत करने से लेकर संसद के शीतकालीन सत्र तक की तैयारियों तक कई बड़ी हलचलें हैं, तमाम सारी खबरें हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं की गहन समीक्षा हुई। पुलिसिंग के आधुनिकीकरण और रिफॉर्म पर भी बड़ा जोर दिखा। इस खबर को विस्तार से दिखाएंगे। और इसी बीच संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है और सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने एसआईआर मुद्दों समेत कई अहम सवाल उठाए हैं। सरकार ने सुचारू सत्र की उम्मीद जताई है। वहीं चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब 11 दिसंबर तक चलेगी रिवीजन। और इसके साथ ही नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। नई एफआईआर दर्ज हुई है और बीजेपी ने गांधी परिवार पर देश की संपत्ति से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इन सारी खबरों पर आपको विस्तार से खबर दिखाएंगे, जानेंगे कि क्या है इसमें ताजा अपडेट्स। नेशनल हेराल्ड की खबर पर हम अपने विशेषज्ञों के साथ बातचीत भी करेंगे, लेकिन न्यूज नाइट में सबसे पहले रुख करेंगे हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री ने की रायपुर में पुलिस महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता। राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा। पुलिसिंग के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन पर विशेष जोर। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने एसआईआर समेत उठाए कई महत्वपूर्ण मुद्दे। सरकार ने सदन के सुचारू संचालन में सभी दलों से सहयोग मिलने की जताई उम्मीद। कल से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में बढ़ाई एसआईआर की समय सीमा। अब 11 दिसंबर तक चलेगी प्रक्रिया। विशेष सूची पर्यवेक्षक ने दक्षिण 24 परगना जिले में की एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा। गोवा में पुर्तगाली पासपोर्ट चुनने वाले नहीं माने जाएंगे भारतीय नागरिक। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें। मामले में नई एफआईआर दर्ज। भाजपा ने गांधी परिवार पर लगाया देश की संपत्ति लूटने और धोखाधड़ी करने का आरोप। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए दिशा में सख्त कदम। अब बिना ओरिजिनल सिम के नहीं चल सकेंगे ऐप। डिजिटल ठगी और धोखाधड़ी के मामलों पर कसेगा शिकंजा। तो सबसे पहले बात नेशनल हेराल्ड केस की, जिस मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने मामले में नई एफआईआर दर्ज की है, जिसे लेकर अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा पूरे मामले को लेकर गांधी परिवार पर हमलावर है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने मामले में नई एफआईआर दर्ज की है।
एफआईआर में राहुल और सोनिया गांधी के अलावा 6 अन्य नाम शामिल हैं। ये शिकायत ईडी मुख्यालय द्वारा दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड को आपराधिक साजिश के तहत धोखाधड़ी से कब्जे में ले लिया गया। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंपते हुए पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत अनुसूचित अपराध दर्ज करने की सिफारिश की थी। पूरे मामले को लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर देश की संपत्ति लूटने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तो सिर्फ 90 करोड़ के लोन पर 50 लाख रुपया देकर पूरे एसोसिएट जनरल को की शेयर होल्डिंग को अपने नई कंपनी में डाल देना और उसके माध्यम से पूरे देश में जितने भी बिल्डिंग्स थी वो सबके भी मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। हजारों करोड़ों की संपत्ति, वो भी फ्रीडम फाइटर्स की संपत्ति, 50 लाख रुपए देकर और यंग इंडियंस नाम की स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाकर अपने नाम पर उसका इंटरेस्ट करा दिया। आपने लूटा है तो लौटाना तो पड़ेगा। कानून अपना काम कर रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह की भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें नेहरू परिवार के लोग जो इन्वॉल्व हैं, जिसमें उनका नाम आ रहा है, निश्चित रूप से जो है कानून अपना काम करेगी और कानून जो उचित समझेगी उन लोगों को सजा भी देगी। इससे पहले मामले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का जवाब देना चाहिए, जिनमें कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपए का क्राइम प्रोसीड्स और करीब 5000 करोड़ रुपए की गैर कानूनी संपत्तियों का मामला शामिल है। इससे पहले ईडी एजेएल और यंग इंडिया की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। नेशनल हेराल्ड में नई एफआईआर दर्ज होने के बाद गांधी परिवार के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। ऐसे में पहले से ही राजनीतिक तौर से कई मुश्किलों में फंसी कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दर्ज ये नई प्राथमिकी पार्टी की साख और कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गांधी परिवार और कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगातार उठ रहे हैं और हेराल्ड केस में जो नई एफआईआर हुई है उससे सारी मुश्किलें एक बार फिर से गांधी परिवार की बढ़ती हुई नजर आ रही है और यही आज हमारे विशेष चर्चा का विषय है। आज की हमारी विशेष चर्चा का विषय है हेराल्ड केस में एफआईआर, मुश्किल में गांधी परिवार। तो हेराल्ड केस में नई एफआईआर हुई है जिसकी वजह से गांधी परिवार मुश्किल में है और ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है, हेराल्ड केस में एफआईआर, मुश्किल में गांधी परिवार। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ रोहन गुप्ता जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। रोहन जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ ऋषि शंकर मिश्रा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस का रुख के समर्थक माने जाते हैं, उनकी नीतियों के समर्थक माने जाते हैं, तो कांग्रेस का रुख वो यहाँ रखेंगे। और रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का। और ऋषि शंकर मिश्रा, सबसे पहले आपके साथ शुरू करें। हमने तमाम सारी जो स्टोरी देखी और बाइट्स आप लगातार सुन भी रहे होंगे कि कांग्रेस ये कह रही है कि इसमें जानबूझकर बदले की भावना से, राजनीतिक बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से यह कार्रवाई की गई है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं जो सारा डेटा है, डॉक्यूमेंट है, अकाउंट बुक्स है, वो सामने रख दें कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के आला कमान और कह दे कि भाई ये सब झूठा है, 50 लाख का ये मामला नहीं है, 2000 करोड़ में 50 लाख, 2000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख में नहीं हड़पी गई है। अरे विगत 10 सालों से तो कांग्रेस यही कह रही है ना। विगत 10 सालों से ये मामला 10 साल पहले की है और सवाल ये उठता है कि एजीएल और यंग इंडिया के बीच में यदि कुछ लेन देन में गड़बड़ियां पाई गई तो ईडी इतनी आक्रमण कैसे हो गई? 10 साल से पता नहीं कर पाई कि क्या लेन देन में क्या गड़बड़ियां पाई गई है। ये तो आप तो विद्वान पत्रकार हैं, तमाम चीजों पे नजर बनाए रखते हैं निखिल जी। आप ये कम से कम ये समझ नहीं तो आप कह रहे हैं कि जो देरी हुई इसका मतलब है कि चीजें ठीक पाक साफ नहीं है। मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि सारे अकाउंट्स रख दें, जो आरोप है बता दें कि नहीं भाई ये नहीं है और सारे अकाउंट्स हम सामने रख रहे हैं। आप कैसे जानते हैं निखिल जी कि वो अपने पक्ष में, अपने बचाव में तमाम उन फैक्ट्स को रखा होगा? आपको कैसे मालूम है कि वो फैक्ट्स नहीं रखे? नहीं, इसलिए रखा होगा क्योंकि जब शुरू में ये मामला सामने आया तो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहां से खारिज कर दिया गया। कहा नहीं ये भाई मामला तो चलेगा और मामला बनता है। ठीक है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं ये सवाल। कोर्ट के आदेश का सम्मान है। सबसे बड़ा सवाल ईडी पे है कि विगत 10 सालों से
ईडी जो है एजीएल और यंग इंडिया के बीच में जो लेन देन हुआ, उसमें ईडी का मानना है कि कुछ गड़बड़ियां पाई गई, इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी या गांधी परिवार या कांग्रेस के कुछ नेताओं को फायदा मिला। तो ये ईडी को रखना चाहिए ना, क्या कहां गड़बड़ियां पाई गई? अभी तक कोर्ट में ये स्पष्ट स्टैंड नहीं है ईडी का, और 10 सालों से ये मामला चल रहा है। और सवाल सबसे बड़ा उठता है कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने जा रही है, एसआईआर के मुद्दे पे केंद्र सरकार को विपक्ष तमाम महागठबंधन जो है घेरने का प्रयास कर रही है, एसआईआर को मुद्दा बनाना चाह रही है। उससे पहले तो एसआईआर को मुद्दा तो बिहार में भी बनाया था, तब ये क्यों नहीं कर लिया था? इस प्रकार का एफआईआर सवाल टाइमिंग को लेकर है, सवाल इनके मंशा को लेकर है। आप 10 सालों में कुछ पता नहीं कर पाए। आप ठीक है, आपके जिस नेता, ठीक है, ये आपका तर्क का जो जवाब है, ये मैं बीजेपी, ठीक है, मैं बीजेपी से ले लेता हूं, उसका जवाब ले लेता हूं। एक सेकेंड, जिस नेता के कंप्लेन पे ये जांच हो रही है, जिस नेता के कंप्लेन या शिकायत पे ये हो रही है, वो तो नरेंद्र मोदी पे भी आरोप लगाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पे गंभीर आरोप लगाते हैं। मुकदमा जिस पर दर्ज करा है उसी पर तो होगा भाई साहब, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ है उसी पर तो केस चलेगा। और नरेंद्र मोदी पर भी आप लोगों ने, इसके पहले कांग्रेस के लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था, इस देश की अदालत ने उनको पाक साफ किया। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो 15 साल पहले की बात है। लेकिन ठीक है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, अदालतों ने मुकदमा दर्ज किया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं चलता रहेगा मुकदमा, तो आप उसको कैसे खारिज कर सकते हैं? जवाब ले लेते हैं, ठीक है, ऋषि शंकर जी जवाब ले लेते हैं। रोहन गुप्ता जी, इनका कहना है कि भाई अभी तक 10 सालों में अगर ईडी और जो दूसरी एजेंसियां हैं उसको साबित नहीं कर पाती हैं तो ये पाक साफ माने जाएं। देखिए निखिल जी, यही तो प्रॉब्लम है। अगर 10 साल लगे हैं तो ये केस बहुत बड़ा संजीदा है, और आप कभी राजनीतिक लीडर्स के सामने कोई भी एजेंसी काम करती है तो उनको उस प्रकार से सबूत या पूरी चीजें करनी पड़ेगी, और पूरी तरह जांच, जिससे जब भी आक्षेप हो वेंडेटा पॉलिटिक्स का, तो सामने वो सब्सटेंस होना चाहिए कि नहीं हकीकत में एक केस। मैं निखिल भाई, ये पूरी जो केस है उसको एक ही लाइन में थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऑडियो अपना एक बार चेक करें, ऑडियो थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें जी। मैं 2000 करोड़ की कंपनी 90 करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए 50 लाख में बेच दी। ये एक लाइन में मैं पूरा केस बता रहा हूं आपको। 2000 करोड़ की कंपनी 90 करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए 50 लाख में बेच दी, तो ये कैसे चलेगा ना? आप 90 करोड़ एजीएल जो है वो, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब कांग्रेस की सरकार थी तब एजीएल को मुफ्त के भाव में अलग अलग बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज दी। 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी देती है, और वो यंग लीडर, यंग इंडिया, जहां पे 74% एक ही परिवार के शेयर है, वो 50 लाख में पूरे राइट्स खरीद लेती है। और आप कहेंगे कुछ गलत नहीं हुआ, आप जस्टिफाई करिए ना। कब तक ये जो विशेषाधिकार की मानसिकता है निखिल भाई, कि अगर हम कुछ भी गलत करें हमारे ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि हमारा विशेषाधिकार है। संसद में बोलते हैं हमको बोलने नहीं देते, वोट चोरी का मामले में चुनाव आयोग पे, हर जगह पे उनको यह कि हमारा विशेषाधिकार है। देश की सुप्रीम कोर्ट हो, देश की एजेंसियां हो, वो तो कह रहे हैं, देखिए कांग्रेस की तरफ से ऋषि शंकर मिश्रा कह रहे हैं कि ये तो टाइमिंग है, एसआईआर और तमाम जो मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं, दरअसल कांग्रेस के लोग या जो विपक्ष के दल उठा रहे हैं, उस वजह से आप लोग ये प्रतिशोध की भावना के साथ कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ईडी पिछले 10 वर्षों में क्यों कुछ कर नहीं पाई? देखिए निखिल भाई, अगर आपने देखा हो कि ईडी ने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है, समय हर जगह पे जब भी ईडी ने कोई, तब कांग्रेस पार्टी का यही तर्क है। देखिए अभी तो राहुल गांधी जी किसानों के मामले पे कर रहे हैं, इसीलिए ईडी आ गई। अभी वोट चोरी के मामले, अरे भैया आप अपने मुद्दे करते हैं, ईडी अपना काम करिए। आप उसके, अगर ईडी ने कोई डॉक्यूमेंट रखा है, अगर आपके सामने एफआईआर किया है, आप उसका टेक्निकल आंसर दीजिए ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला क्वेश्चन करने के से गलत बोलिया, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं ये मामला चलेगा, फिर आप जब बोलते हैं कि हम लोग संविधान में मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ क्यों आप पब्लिक में वेंडेटा पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? अगर आपको लगता है तो आप प्रूव करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों डर रहे हैं? ये जितनी भी, मैं वापस बोल रहा हूं, ये देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि 2000 करोड़ की एसेट्स वाली कंपनी 90 करोड़ का लोन चुकाने के लिए 50 लाख में बेच दी। ये कैसे हो सकता है? आज एजीएल की जो जमीनें दी है, 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो 50 लाख में किसी एक परिवार की ये प्रॉपर्टी कैसे बन सकती है? क्या इसका जवाब है आपके पास? इसका जवाब है तो दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक, रामकृपाल जी, एक सवाल उठता है कि ये बार बार जब भी भ्रष्टाचार का प्रश्न उठता है, मैं आ रहा हूं ऋषि शंकर जी, आप किस बात पे हंस रहे हैं मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं रामकृपाल जी के पास जा रहा हूं। रामकृपाल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, ऋषि शंकर जी सुन लीजिए, मैं आपके पास अभी आऊंगा नहीं, मैं ऋषि शंकर जी का ऑडियो थोड़ा धीरे कर दीजिए, वो अभी सुनने के मूड में नहीं है।
तो मैं रामकृपाल जी आपके पास आ रहा हूं और ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये जब कोई भी इस तरह का भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मामला आता है या कुछ भी आता है तो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो कहते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। किस तरह से आपको लगता है कि इस आड़ में कई बार जो तमाम सही और ओपन एंड शट केस हैं वो भी जिसको कहना चाहिए कि वो भटक जाते हैं या लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? क्या कांग्रेस पार्टी को इस समय अपने अकाउंट्स, अपना डेटा, अपनी सारी चीजें सार्वजनिक करके अगर वो सही हैं तो उनको कर देना चाहिए? उसमें दिक्कत क्या है? देखिए निखिल जी, ये मामला अदालत में है और अदालत में कई स्तरों पर संज्ञान लिया है। इस मामले में अदालत को यह महसूस हुआ है कि प्रथम दृष्टया इसमें तथ्य हैं, इसीलिए वो मामला आज दायर है और अब तो चार्जशीट फाइल करने तक की बात हो रही है, जिसकी डेट दिसंबर में कर दी गई है। ठीक है, उसमें एक और डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो लोग ईडी करते हैं जी, देखिए ईडी तो एक एजेंसी है, एजेंसी फैसला नहीं सुनाएगी। अगर मामला पाक साफ है तो ये अदालत, अब तो अदालत और एजीएल के बीच का है। एजीएल ने कोशिश की अदालत के सामने कि फर्जी है, इसको खारिज कर दिया जाए। अदालत ने कहा नहीं, आपको वहां कोई रिलीफ नहीं मिली और अदालत अगर ये मानती है कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई इसमें तथ्य हैं और इस पर आगे सुनवाई होनी चाहिए, तो ये सवाल है कि आप कहें कि हम निरपराध हैं, हम निर्दोष हैं। ये सब देखिए, जब तक कोई भी गुनहगार साबित नहीं होता तब तक हर आदमी कहता है वो निर्दोष है। और जूरिस्प्रूडेंस भी ये कहता है कि नोबडी इज गिल्टी अनलेस ये जब तक उसको सजा नहीं मिले, अनलेस पनिश्ड जी। तो अभी सवाल इस बात की है कि ईडी को गाली देने से, फलाना को गाली देने से, ये कहने से कि वो बड़े बिजी हैं। मैं तो एक बात कहता हूं कि इस देश का किसान 12 महीने बिजी रहता है, लेकिन कोई अपराध भी साबित नहीं हुआ है और उसके बावजूद जेल में बंद हैं जी। तो सवाल इस बात का है कि इसमें तो कोई बात नहीं है। और जो सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, दरअसल मेरा एक सवाल रामकृपाल जी ये भी था कि इससे जो आम लोग हैं उनको, उनके मन में जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं आस्था में कमी आती है। एक के बाद एक इस तरह के भ्रष्टाचार के केस, और वो भी देश के टॉप लीडरशिप पे। देखिए निखिल जी, इस देश का सिस्टम है, सिस्टम ये है कि अगर दाग लगा है तो आप जाइए और लोकप्रिय हो। इस देश में बहुत सारे राजनीतिक नेताओं पर मुकदमे लगे हैं। आडवाणी जी पे लगा था जी, आपको याद है, मदन लाल खुराना पे लगा था, उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा जी। अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। सवाल इस बात का है कि देखिए, अगर आम आदमी को जो लिबर्टी है, जो अधिकार है, उसके पास जितना सुविधाएं और मतलब उसके पास आप कह सकते हैं कि जो विशेषाधिकार हैं वही सबके पास है। और अगर इस मामले में जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं जी, उन पर अगर कहीं अंगुली उठ रही है तो उनको तो और जा करके कोर्ट से कहना चाहिए कि जल्दी मेरे मामले में फैसला दीजिए ताकि हम पाक साफ हो जाएं, ताकि इसका मीडिया ट्रायल न हो पाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि पूरी कोशिश की कांग्रेस ने, मतलब राहुल जी ने और सोनिया जी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, इस मामले को खारिज करने के लिए अपील की, लेकिन अदालत ने जब कह दिया है कि प्रथम दृष्टया इसमें मामला गंभीर लगता है और इसकी सुनवाई आगे इस पर मुकदमा चलेगा, तो फिर ये कहना कि इसमें बीजेपी, अरे बीजेपी तो तब थी ही नहीं जब मुकदमा दायर किया गया था जी। और जो सज्जन ने मुकदमा दायर किया गया था वो बीजेपी में है भी नहीं, वो तो बीजेपी के आजकल दुश्मन बने हुए हैं जी जी। तो वही जाके कह दे कि हमने झूठा मुकदमा दायर किया है। देखिए, ये कहना, ये बाहर जाकर के सड़क पर दलील नहीं दी जाती है। अदालत को फेस कीजिए, अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा, क्योंकि जो तथ्य है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कोई एक्यूज नहीं कर रहा हूं किसी को, अदालत खुद कह रही है कि मामला गंभीर है जी। बिल्कुल, अदालत ये कह रही है कि मामला गंभीर है,
तो वी हैव टू फेस द। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अदालत कह रही है कि मामला गंभीर है, और आपने जिस तरह से कहा कि भाई अदालती मामला है, उसको अदालत में फेस करिए, उसको ये कहने के बजाय कि ये प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है, इसके बजाय आप जो रिकॉर्ड पर है वो अदालत में लेकर आइए। अगर आपको लगता है कि जनता में आपकी स्थिति खराब हो रही है, भ्रम की स्थिति है, तो उसको आप वहां पर भी साफ कर सकते हैं। आज हमारे पास समय बस इतना ही है, हम और इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? So easy! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। इनमें विजन 2047 पुलिसिंग रोड मैप, आतंकवाद की रोकथाम, महिला सुरक्षा, भगोड़ों का पता लगाना और फोरेंसिक सुधार जैसे अहम विषय शामिल रहे। पीएम ने विकसित भारत के विजन के अनुरूप पुलिसिंग के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन पर बल दिया। पीएम ने पुलिस के बारे में जनता की धारणा बदलने के महत्व को रेखांकित किया। पीएम ने युवाओं तक पहुंच बढ़ाने और शहरी और पर्यटन पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया। पीएम ने प्रतिबंधित संगठनों की नियमित निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करने, वामपंथी उग्रवाद से मुक्त क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नवोन्मेषी मॉडल अपनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पीएम ने इस संदर्भ में प्रवर्तन, पुनर्वास और सामुदायिक स्तर पर हस्तक्षेप को साथ लाने की अहमियत बताई। प्रधानमंत्री ने मजबूत आपदा तैयारी और समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया। पीएम ने चक्रवातों, बाढ़ और प्राकृतिक आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। सम्मेलन में पीएम ने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किए। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक शामिल हुए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं देश भर के विभिन्न रैंकों के 700 से अधिक अधिकारी वर्चुअल माध्यम से भी इस सम्मेलन से जुड़े। और इसको लेकर पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस वर्ष का डीजीपी आईजीपी सम्मेलन अत्यंत सार्थक रहा। हम सभी ने विकसित भारत,
सुरक्षा आयाम विषय के अनुरूप विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। जहां तक पुलिस बलों का सवाल है, व्यावसायिकता, संवेदनशीलता और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं, 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। Welcome to the world that is future ready. Swipe your world, go shopping, grab offers, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. Click your world, utility bills, quick payments, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. This isn't just banking. It's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत की तरक्की की असली ताकत उसके श्रमिक, जिनकी मेहनत को मिल रही है पहचान, जिसके वो हमेशा से थे हकदार, क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी है हर श्रमिक का सम्मान। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन और युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी नौकरी का भरोसा। महिलाओं को समान अवसर और समान वेतन, क्योंकि काम का मोल काबिलियत से होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 साल पर ग्रेच्युटी यानी मेहनत का हक बिना इंतजार। 40 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप और 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। अब हर परिवार आश्वस्त। ये है लेबर रिफॉर्म्स। तो आइए मिलकर बनाएं श्रमिक सम्मान से आत्मनिर्भर भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात संबोधन में उन्होंने विविध विषयों पर हल्के फुल्के अंदाज में गहरी बात की। पीएम मोदी ने युवा शक्ति यानी जेन जी को विकसित भारत की बड़ी शक्ति बताया। अपने मन की बात संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत की शक्ति का उल्लेख किया और कहा कि भारत की नई सोच, इनोवेशन और यूथ पावर ने देश को नई उड़ान दी है। युवाओं के साथ साथ देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ी हमेशा से प्रधानमंत्री के मन के करीब रहे हैं और इस बार के मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाले ऐसे खिलाड़ियों से भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात हमेशा कुछ नई उपलब्धियों और भविष्य की उम्मीदों पर केंद्रित रहता है। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसे पलों का जिक्र किया जो विकसित होते भारत की तस्वीर को और साफ करती हैं। पीएम ने हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन MRO फैसिलिटी शुरू होने से लेकर INS माहे के भारतीय नौसेना में शामिल होने का जिक्र किया और कहा कि भारत के स्पेस इकोसिस्टम को स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस ने नई उड़ान दी है। पीएम ने कुछ दिन पहले हुए इसरो की अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का उल्लेख किया और कहा कि हमारे जेन जी की आंखों में जो चमक और लगन है वो विकसित भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। साथियों, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींचा। ये वीडियो इसरो की एक अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का था। इस वीडियो में हमारे देश के युवा और खासकर हमारे जैन जी मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में
ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ड्रोन उड़ते थे, कुछ पल संतुलन में रहते थे, फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां जो ड्रोन उड़ रहे थे उनमें जीपीएस का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। मंगल ग्रह पर जीपीएस संभव नहीं, इसलिए ड्रोन को कोई बाहरी संकेत या गाइडेंस नहीं मिल सकता। ड्रोन को अपने कैमरे और इन बिल्ड सॉफ्टवेयर के सहारे उड़ना था। उस छोटे से ड्रोन को जमीन के पैटर्न पहचानने थे, ऊंचाई मापनी थी, बाधाएं समझनी थी और खुद ही सुरक्षित उतरने का रास्ता ढूंढना था। इसलिए ड्रोन भी एक के बाद एक गिरे जा रहे थे। साथियों, इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने कुछ हद तक सफलता पाई। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार के प्रयास के बाद इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थिति में कुछ देर उड़ने में कामयाब रहा। प्रधानमंत्री ने इस वीडियो को देखते हुए उस दृश्य को भी याद किया जब चंद्रयान 2 संपर्क से बाहर हो गया था। पीएम ने कहा कि उस दिन पूरा देश और हमारे वैज्ञानिक उदास हो गए, लेकिन उसी दिन चंद्रयान 3 की सफलता की ऐतिहासिक कहानी लिखनी शुरू हुई। युवाओं के साथ साथ देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ी हमेशा से प्रधानमंत्री के मन के करीब रहे हैं। इस बार के मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के जज्बे की बात की। मन की बात में पीएम ने भारतीय महिला टीम द्वारा आईसीसी महिला विश्व कप जीतने, डेफलिम्पिक्स में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन और दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने वाली टीम की जमकर सराहना की। भारतीय खेलों के लिहाज से ये महीना सुपरहिट रहा है। इस महीने की शुरुआत भारतीय महिला टीम द्वारा आईसीसी महिला विश्व कप जीतने से शुरू हुई। कुछ दिन पहले ही टोक्यो में डेफ ओलंपिक्स हुए हैं, जहां भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 20 मेडल जीते हैं। हमारी महिला खिलाड़ियों ने भी कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास ही रच दिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भी हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने 20 मेडल जीते। जिस बात की और भी अधिक चर्चा हो रही है वो है हमारी महिला टीम का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना। देशवासियों को इस टीम के हर खिलाड़ी पर बहुत गर्व है। मन की बात कार्यक्रम के बड़े मंच पर पीएम द्वारा खिलाड़ियों की बात करना निश्चित तौर पर देश के करोड़ों युवाओं को फिटनेस और खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और शहद उत्पादन के क्षेत्र में देश की तरक्की गौर करने लायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस विषय को उठाया और कहा कि जम्मू कश्मीर के रामबन सुलाई शहद को जहां जीआई टैग मिलने से देश का गौरव बढ़ा है, वहीं कर्नाटक और नागालैंड समेत कई राज्यों में शहद के कारण लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जम्मू कश्मीर के खास शहद का जिक्र किया। तुलसी के फूलों से निकलने वाला यह शहद अपने सफेद रंग और गुणवत्ता की वजह से देश भर में पहचान बना रहा है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी सुलाई के फूलों से यहाँ की मधुमक्खियां बेहद अनोखा शहद बनाती हैं। ये सफेद रंग का शहद होता है जिसे रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। कुछ वर्षों पहले ही रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग मिला है। इसके बाद इस शहद की पहचान पूरे देश में बन रही है। पीएम ने शहद उत्पादन के क्षेत्र में कर्नाटक के किसानों की पहल को भी सराहा। दक्षिण कन्नड़ा जिले में एक किसान संस्था ने आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया है। अब यहाँ का शहद दूर दूर तक पहुंच रहा है। दक्षिण कन्नड़ा जिले के पुत्तूर में वहां की वनस्पतियां शहद उत्पादन के लिए उत्कृष्ट मानी जाती हैं। यहाँ ग्रामजन्य नाम की किसान संस्था इस प्राकृतिक उपहार को नई दिशा दे रही है। ग्रामजन्य ने यहाँ एक आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। लैब, बॉटलिंग, स्टोरेज
और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई। अब यही शहद ब्रांडेड उत्पाद बनकर गांवों से शहरों तक पहुंच रहा है। इस प्रयास का लाभ 2500 से अधिक किसानों को मिला है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कर्नाटक के ही तुमकुरू में हुई एक पहल का उल्लेख किया। यहाँ एक संस्था शहद उत्पादन के लिए अपने सदस्यों को बी बॉक्सेस प्रदान कर रही है। इससे भी किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। कर्नाटका के ही तुमकुर जिले में शिवगंगा कालिंजिया नाम की संस्था का प्रयास भी बहुत सराहनीय है। इनके द्वारा यहाँ हर सदस्य को शुरुआत में 2 बी बॉक्सेस दिए जाते हैं। ऐसा करके इस संस्था ने अनेकों किसानों को अपने अभियान से जोड़ दिया है। अब इस संस्था से जुड़े किसान मिलकर शहद निकालते हैं, बेहतरीन पैकेजिंग करते हैं और स्थानीय बाजार तक पहुंचाते हैं। इससे उन्हें लाखों की कमाई भी हो रही है। पीएम ने देश के अलग अलग हिस्सों में शहद उत्पादन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गिनाया। इन प्रयासों से न केवल किसानों को लाभ मिल रहा है, बल्कि लोगों को भी अच्छी गुणवत्ता का बेहतरीन शहद उपलब्ध हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की गाथा का जिक्र किया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी बताया। संस्कृति के साथ साथ राज्यों की विशेषता का इस कड़ी में जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने का आग्रह भी किया। प्राचीन विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से जोर रहा है। अब कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध की गाथा को 3D लाइट और साउंड शो के जरिए देखने का अद्भुत प्रयास सफल हो गया है। वहीं दिव्य ग्रंथ गीता की पहली बार सऊदी अरब में प्रस्तुति और यूरोप के लातविया में गीता महोत्सव का आयोजन इस बात का सबूत है कि भारतीय संस्कृति को पीएम मोदी ने विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। 25 नवंबर को जब मैं कुरुक्षेत्र गया था तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था। साथियों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही। इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब में पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर गीता की प्रस्तुति की गई है। यूरोप के लातविया में भी एक यादगार गीता महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और अल्जीरिया के कलाकारों ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। संस्कृति में स्थानीय भाषा की भूमिका पर भी पीएम मोदी हमेशा विशेष जोर देते आए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष 2 दिसंबर से आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम में लोगों से बड़ी संख्या में जुड़ने की अपील की है। 2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर चौथा काशी तमिल संगमम शुरू हो रहा है। इस बार के काशी तमिल संगमम की थीम बहुत ही रोचक है। लर्न तमिल, तमिल कर कलम। काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है। काशी के लोगों से जब भी बात होती है तो वो हमेशा बताते हैं कि काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ उन्हें कुछ नया सीखने और नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। इस बार भी काशीवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ तमिलनाडु से आने वाले अपने भाई बहनों का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में इस समय सिर्फ राज्यों के बीच सांस्कृतिक सेतु पर काम नहीं हो रहा है, बल्कि ये देशों के बीच में भी हो रहा है। पीएम ने हाल में भूटान और अन्य देशों में गए भगवान बुद्ध के अवशेषों का मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया। संस्कृति, विरासत और परंपराओं पर गर्व करने का संदेश पीएम हमेशा से देते आए हैं। फिर चाहे वो संस्कृति को बढ़ावा देने की बात हो
या फिर देश के विभिन्न राज्यों की विशेषताओं का जिक्र करते हुए वहां पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास हो। इस कड़ी में पीएम ने विंटर टूरिज्म को अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बताते हुए इस बार लोगों से हिमालय की खूबसूरत वादियों में जाने का आग्रह किया। सर्दियां आ गई हैं और साथ ही सर्दियों से जुड़े टूरिज्म का भी समय आ गया है। दुनिया के कई देशों ने सर्दियों में होने वाले टूरिज्म को, विंटर टूरिज्म को अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार बना दिया है। हमारे देश में भी विंटर टूरिज्म की हर क्षमता मौजूद है। हमारे पास पहाड़ भी हैं, संस्कृति भी है और एडवेंचर की असीम संभावनाएं भी हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के 18 राज्यों से 750 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। कुछ ही हफ्तों में उत्तराखंड में विंटर गेम्स का आयोजन भी होना है। देश भर के खिलाड़ी, एडवेंचर प्रेमी और खेलों से जुड़े लोग इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। स्कीइंग हो या स्नोबोर्डिंग, बर्फ पर होने वाले कई खेलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं डेस्टिनेशन वेडिंग की बढ़ती लोकप्रियता पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने सर्दियों के मौसम में प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने के लिए लोगों से हिमालय की खूबसूरत वादियों में विंटर टूरिज्म को और लोकप्रिय बनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। Welcome to the world that is future ready. Tap your world, secure money transfers anytime. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Rock your world, investments, insurance and travel booking. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. This isn't just banking, it's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला। अरे भाई, सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर पश्चिम बंगाल से लेकर के करेंगे और एसआईआर पर भी बात होगी। देश भर में मतदाता सूची को और अधिक सटीक बनाने की कोशिशें तेज हैं। राजनीतिक दलों की बात का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दिया। वहीं एसआईआर प्रक्रिया के बीच कई राज्यों में सियासत गर्म है। पश्चिम बंगाल में घेराव, आरोप प्रत्यारोप और 35 लाख नाम पुरानी सूची से मैच न करने पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। गोवा से लेकर असम तक एसआईआर की इस चुनौतीपूर्ण और चर्चित प्रक्रिया में पूरी तस्वीर
इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है। अब वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े सभी चरण नई तारीखों के अनुसार पूरे किए जाएंगे। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया अब 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दी गई है। वहीं अब 16 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी, जबकि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। इन राज्यों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। आयोग के मुताबिक मतदाता सूची को ज्यादा सटीक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह विस्तार जरूरी पाया गया। वहीं इससे पहले शनिवार को कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की गाड़ी का घेराव और हमले करने के मामले के पीछे टीएमसी के हाथ होने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि मुर्शिदाबाद में बूथ लेवल ऑफिसर की मौत के बाद टीएमसी नेताओं ने इस परिवार की संवेदनाओं का राजनीतिक एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया। मामले में शोक में डूबे परिवार को पहले टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष अल्तमस कबीर शेख की गाड़ी से कोलकाता लाया गया और इसके बाद से उनके जरिए विरोध को भड़काने की कोशिश की गई। हालांकि पीड़ित परिवार से मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने मुलाकात भी की। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बीएलओ की मौत पर चिंता जाहिर की। एसआईआर प्रक्रिया में चल रहे विवाद के बीच निर्वाचन आयोग के विशेष सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने दक्षिण 24 परगना जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता को आयोग ने 28 नवंबर को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ शिकायतें हैं और हम उनकी दोबारा जांच करेंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान तैयार की जा रही ड्राफ्ट मतदाता सूची में 35,23,800 लोगों के नाम नहीं रहने की संभावना जताई गई है। यह अनुमान शनिवार शाम 6 बजे के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साझा किया। अधिकारी के मुताबिक हटने वाले संभावित नामों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें 18,70,000 मृत, 3,80,000 अनुपस्थित, 11,82,000 स्थानांतरित और 77,565 डुप्लीकेट मतदाताओं की संभावना जताई गई है। गोवा में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल ने जानकारी दी कि जो 88 ओसीआई कार्ड होल्डर रजिस्टर्ड हैं, वे भारत के नागरिक हैं और इसलिए वो वोटर बनने के योग्य हैं। लेकिन जिन्होंने पुर्तगाली पासपोर्ट चुना है, वे भारतीय नागरिक नहीं रह जाते। ऐसे में यह उनकी जिम्मेदारी है कि वो पासपोर्ट सरेंडर करने की जानकारी निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएं। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला बनता है। अगर किसी ने पुर्तगाली पासपोर्ट लिया है, he ceased to be citizen of India, तो उस केस में he is not supposed to be in the list। अभी तो सेल्फ डिक्लेरेशन पे चल रहा है। जब तक खुद वो नहीं बताएगा, हमारे पास में अभी ये मैकेनिज्म तो नहीं है कि किसी ने जैसे ही पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट सरेंडर किया तो हमारे पास कोई इंटीमेशन आ जाती है। तो खुद डिक्लेयर कर रहा है कि मैं जो भी सूचना दे रहा हूँ वो सही है, और अगर वो सही नहीं है तो मेरे ऊपर आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है। असम में विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत सोनितपुर, तेजपुर, ढेकियाजुली, बरचाला, रंगपाड़ा और नादुआर विधानसभा क्षेत्र में सटीक मतदाता सूची तैयार करने के लिए बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। साथ ही मौजूदा मतदाता सूची में विसंगतियों की जांच भी की जा रही है। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया 20 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें 18 वर्ष तक के आयु के युवाओं का नामांकन तथा मृत मतदाताओं के नाम हटाने का काम किया जाएगा। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरव दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जहां एक और एसआईआर प्रक्रिया का काम जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू शरणार्थियों को संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए के तहत भारतीय नागरिकता मिल चुकी है। नागरिकता पाकर ये लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लंबे इंतजार और अनिश्चितता के बाद उन्हें आखिरकार कानूनी पहचान मिल पाई है। इस समय बंगाल के विभिन्न सीमावर्ती इलाकों में बसे इन लोगों को सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ये वे परिवार हैं जो बिना घर, बिना जमीन और बिना किसी दस्तावेज के केवल इस विश्वास के साथ सीमा पार आए थे कि भारत ही उनका सुरक्षित घर है। वहाँ पे हिंदू लोग का ऊपर बहुत निर्यातन हो रहा है
तो हम लोग भाग कर आ गया यहाँ पर। जब सर्टिफिकेट नहीं मिला तब मैं यहाँ पे एक्चुअली आराम से कोई बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ का नागरिक नहीं था। अभी तो मैं नागरिक हो गया, तो अभी ये सब का कर सकता हूँ। There was a hearing in post office Barasat. Superintendent of post with his all team members interviewed us, me also, and after that he reported, and then I have got this certificate, this one, this citizenship certificate from Ministry of Home Affairs. 1 जनवरी 1990 में बांग्लादेश था, इंडिया आ गया। उधर हिंदू मुस्लिम राइट चलता है। मैं इसी साल जनवरी मंथ में सीए सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन किया था। उसके बाद इसी साल अप्रैल मंथ में मुझे सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, AI और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC, हर पल आपके साथ। Welcome to the world that is future ready. Swipe your world, go shopping, grab offers, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World, click your world, utility bills, quick payments, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. This isn't just banking. It's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्र सरकार ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब मोबाइल नंबर से चलने वाले ऐप बिना ओरिजिनल सिम के नहीं चल पाएंगे। देश के बाहर से बिना सिम के चलने वाले ऐप के माध्यम से ठगी और धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से सरकार ने कठोर नियम बनाए हैं। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये विशेष रिपोर्ट।
सरकार ने देश की टेलीकॉम साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार के संज्ञान में आया कि कुछ ऐप आधारित कम्युनिकेशन सर्विसेज जो मोबाइल नंबर से चलती हैं, बिना सिम कार्ड के भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिसका इस्तेमाल विदेशों में बैठे साइबर अपराधी गलत कामों के लिए कर रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने इस पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार पिछले कुछ महीनों से सभी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के साथ चर्चा कर रही थी कि इस पर कठोर कदम उठाने के सभी विकल्पों पर बातचीत के बाद खतरे की गंभीरता को देखते हुए अब इस पर तुरंत कार्रवाई जरूरी थी। सरकार के नए नियमों को 90 दिन के अंदर लागू करने होंगे। ऐप तभी चलेगा जब उसी मोबाइल नंबर वाला सिम कार्ड मोबाइल में लगा हो और एक्टिव हो, यानी बिना असली सिम के ऐप का इस्तेमाल बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। अगर किसी ऐप की वेब सर्विस भी है तो उसे हर 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट होना होगा। बार बार लॉगिन की सुविधा रहेगी, लेकिन सिर्फ सुरक्षित QR कोड स्कैन करके ही। इन नए नियमों का उद्देश्य स्पष्ट है, भारतीय मोबाइल नंबरों का दुरुपयोग रोकना और साइबर फ्रॉड पर कड़ी लगाम लगाना। सरकार का संदेश साफ है, देश की डिजिटल सुरक्षा और आम लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और ये कदम उसी दिशा में एक मजबूत प्रयास है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बीच चल रहे तनाव के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान जारी किया जो किसी चेतावनी से कम नहीं आंका जा सकता है। ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर और उसके आसपास के पूरे हवाई क्षेत्र को बंद करने की चेतावनी दी है। उन्होंने ड्रग डीलर्स, मानव तस्करों, एयरलाइनर्स और पायलट्स को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के हवाई क्षेत्र से गुजरना खतरनाक होगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी प्रशासन मादुरो सरकार को अवैध घोषित कर चुका है और वेनेजुएला की मादुरो सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए ऐसे विकल्प लागू कर रहा है। और वॉशिंगटन में 3 दिन पहले नेशनल गार्ड्स के सदस्यों पर हमले के बाद अब कैलिफोर्निया के स्कॉटन शहर में जबरदस्त गोलीबारी की घटना हुई है। शनिवार रात स्टॉकटन शहर के एक बैंक्वेट हॉल में बर्थडे पार्टी चल रही थी, तभी किसी अज्ञात ने अचानक धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गोलीबारी की वजह और हमलावर के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही लोगों को गोलीबारी का पता चला, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया और बर्थडे पार्टी में शामिल लोग इधर उधर भागने लगे। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।